Good afternoon, students. Today we will start new chapter, organizing, that is fifth chapter. These are the contents which we'll do in this chapter. First, we all know about the meaning of organizing. We take one example. What do you mean by organizing? ऑर्गेनाइजिंग को हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं बच्चों कि अगर मान लो हमें स्कूल में हमारे एनुअल फंक्शन होता है, सबको ही मालूम है, अभी लास्ट ईयर हुआ था हमारा। अब एक स्कूल में अगर हमें कोई इवेंट करना है, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज वर्ड आ गया ना, ऑर्गेनाइज यानी उसको तैयार करना है। अगर हमें एक फंक्शन या इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। उस फंक्शन में क्या क्या कार्य किए जाएंगे, उन कार्यों को करने के लिए यानी वर्क को करने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, तो उन वर्क्स और रिसोर्सेज को आपस में मैनेज करना, उनको अवेलेबल कराना, यही और उनके बीच में रिलेशनशिप बताना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर स्कूल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, दैट इज़ एनुअल फंक्शन, तो एनुअल फंक्शन की तैयारी टीचर्स और स्टूडेंट्स को मिलके करनी पड़ेगी। सबसे पहले फंक्शंस में क्या क्या वर्क किया जाएगा, पहले तो टोटल वर्क को आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद यानी हमारा जो फंक्शन है एनुअल फंक्शन बहुत अच्छी तरह से हो जाए, और एनुअल फंक्शन के काम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि एनुअल फंक्शन में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, बच्चों के प्रोग्राम्स कंडक्ट होंगे, डांसेस होंगे। पहले तो एक थीम रखा जाएगा, उस थीम के अकॉर्डिंग उसके लिए कौन प्ले लिखेगा, उस प्ले में कौन कौन से सॉन्ग्स एंड डांसेस होंगे, और किस प्ले में कब कौन सा डांस कौन सा सॉन्ग ऐड किया जाएगा, उस फंक्शन में किसको चीफ गेस्ट बनाया जाएगा। पेरेंट्स आएंगे तो पेरेंट्स के लिए टेबल चेयर्स फर्नीचर कौन अरेंज करेगा, स्टेज बनवाई जाएगी, स्टेज अरेंज करना, डेकोरेशन करना, रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट। तो ये सारे वर्क को हम आइडेंटिफाई करके इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और फिर हर एक पार्ट एक पर्टिकुलर पर्सन को जो उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सके उसे दे देते हैं, और वो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए हमने अलग अलग टीचर्स को ये काम बांट दिया। अब टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स की हेल्प से इस काम को करेंगे। अब काम को करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, अब इन रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना, काम का बंटवारा करना प्लस इन रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है कि काम और रिसोर्सेज को आपस में इस तरह मैनेज करना ताकि हम अपने इस इवेंट को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ फुलफिल कर सके। तो आइए अब इसका हम मीनिंग देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट implementation of plans by clarifying jobs and working relationship and effectively deploying resources for attainment of identified and desired results। यानी ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने प्लान्स को यानी अपने ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए जो प्लान्स बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। कैसे? सबसे पहला तो जॉब क्लैरिफाई करना कि ऑर्गेनाइजेशन में, ये तो हमने एक एग्जांपल किया था पहले, अब हम एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि बिज़नेस में जो भी ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करने हैं उससे रिलेटेड जो हमने प्लानिंग की है। अब प्लानिंग के अंदर हमने बता दिया कि क्या क्या कार्य करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइजेशन में सारे
वर्क को आइडेंटिफाई करेंगे और हर एक वर्क को क्लैरिफाई करके उसे एक पर्टिकुलर पर्सन को जॉब देंगे, यानी काम को सौंप देंगे। और कौन व्यक्ति किसके अंडर काम करेगा, कौन बॉस होगा, कौन उसका सबॉर्डिनेट होगा, ये भी क्लैरिफाई करेंगे रिलेशनशिप। और बॉस और सुबॉर्डिनेट यानी सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट को काम करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल कराना, ताकि इन दोनों में वर्क और रिसोर्सेज के बीच में मैनेजमेंट की जा सके। इसको आइडेंटिफाई करके मैनेज करना, ताकि हम अपने डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव कर सकें। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप कोई भी कर सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग इज़ ए प्रोसेस by which the manager bring order out of chaos, remove conflicts among people over work or responsibility, sharing and creates an environment suitable for teamwork. दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द, डिफाइन करना और ग्रुपिंग करना सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में डालना, ताकि सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ एक ग्रुप अच्छी तरह परफॉर्म कर पाए। एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम, और उनके बीच में रिलेशनशिप बताना कि किसकी क्या अथॉरिटी अधिकार है और कौन किसके अंडर काम करेगा। आइए अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस की। यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है। देयर आर 4 स्टेप्स विच वी डिड इन ऑर्गेनाइजिंग। Number 1, identification and division of work. Second, departmentalization. Third, assignment of duties. And fourth, establishing reporting relationship. ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले हमें क्या करना होता है? ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स हम उठाते हैं और अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं और अपने ऑर्गेनाइजिंग के इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी जो भी इवेंट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल्स हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमें टोटल वर्क को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उस वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना। इतना स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना ताकि वो जिसको भी काम दिया जाएगा उससे मैनेज हो सके। और इस डिवीज़न ऑफ वर्क में डुप्लीकेशन यानी कोई भी एक्टिविटी 2 बार ना हो, एक ही बार हो, तो डुप्लीकेशन को यहाँ पे अवॉइड करना। तो इस तरह यहाँ पे काम का बंटवारा यानी काम का बर्डन एक व्यक्ति पे ना डाल के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सेकंड है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर पहले स्टेप में किया था कि टोटल वर्क को आइडेंटिफाई करना और उसे डिवाइड करना। अब एक काम को हम फिर स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसमें छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देते हैं और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को, सिमिलर नेचर की छोटी एक्टिविटीज़ को एक डिपार्टमेंट में इकट्ठा कर देते हैं। काम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में ऐड करते हैं और उस ग्रुप को हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। इससे क्या होता है, जब एक डिपार्टमेंट सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को करता है तो बार बार उस काम को करके उसे स्पेशलाइजेशन गेन हो जाता है। ये डिपार्टमेंट्स हम कितनी तरह से बना सकते हैं? हम इसको बहुत सारे बेसिस हैं जिनके बेसिस पे हम इन डिपार्टमेंट्स को बना सकते हैं। पहला, टेरिटरी बेसिस पे, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बेसिस पे हम डिपार्टमेंट बना सकते हैं। या फिर अगर हम मल्टी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर कि हम किचन अप्लायंसेस बना रहे हैं तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट, क्लोथ्स बना रहे हैं उसका एक अलग, कॉस्मेटिक बना रहे हैं तो उसका अलग डिपार्टमेंट होगा। तो ये तो था नंबर 2। नंबर 3, अब जो काम हमने स्मॉल पार्ट्स में बांट के ग्रुप्स में डाल दिया है, डिपार्टमेंट्स में डाल दिया है, तो उन डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले
उस डिपार्टमेंट में उस काम को कौन करेगा? उस काम को करने के लिए हमें लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, उन्हें जॉब देनी पड़ेगी। तो वर्क डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हम लोगों को काम का बंटवारा करेंगे। एम्प्लॉयज़ को, रिक्रूट किए हुए एम्प्लॉयज़ को, जिनको हमने जॉब दी है, उन्हें अब हम काम बांटेंगे। काम बांटने के बाद यानी एक बार डिपार्टमेंट बन गया तो वहाँ पर काम करने वाले लोगों के बीच में हम काम का बंटवारा करेंगे और कि किस व्यक्ति ने कौन सा काम करना है, उस काम को कैसे देंगे। हर एक व्यक्ति को जो भी काम सौंपा जाता है उसकी स्किल और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। यानी उस व्यक्ति में उस काम को करने का स्किल भी होना चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए और कॉम्पिटेंसी यानी काम करने की योग्यता भी होनी चाहिए। नंबर 4 पे आ जाता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब यहाँ पे हम डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के रिलेशनशिप भी बताते हैं कि उनका कौन बॉस होगा, किससे उन्होंने ऑर्डर लेना है, किसके आगे वो अपने काम के लिए अकाउंटेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन सा व्यक्ति उनको अथॉरिटी देगा। तो यहाँ पे हमें एक हायरार्की नज़र आती है जिसमें बॉस यानी सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप डिफाइन की जाती है। तो इस तरह ये 4 स्टेप्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग के। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं।